ये प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है अपना। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे आपके पास package.json के अंदर इसकी स्क्रिप्ट की कमांड यहाँ पे लिखी हुई होती हैं। इसके अंदर आपके पास स्टार्ट, बिल्ड, टेस्ट, इजेक्ट, ये सारी कमांड्स आपके पास लिखी हुई होती हैं। लेकिन जब आप अपने प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं तो फिर वो आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट चलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो उसको दोबारा स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले अपनी ये कमांड रन करनी होती है, npm run start। ठीक है, जब आप ये npm run start की कमांड यहाँ पे रन करते हैं तो फिर आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाता है, जो कि आपने कल यहाँ पे बनाया था। ठीक है, तो कल यहाँ पे जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था वो हमारा यहाँ पे ओपन हो गया है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हम आज आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैसे मैंने आपको चैट्स पर भी बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कंपोनेंट्स, प्रॉप्स और स्टेट्स क्या होते हैं और इनको क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी बेसिक्स देखेंगे। ये वैसे काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ये एक डेढ़ घंटे 2 घंटे में ख़त्म होने वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ समझाऊंगा कि कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हम अपने क्विकली अपनी प्रोजेक्ट क्रिएशन की तरफ हम चले जाएंगे, जिसके ऊपर हम प्रोजेक्ट के ऊपर इसको हम अप्लाई करके देखेंगे कि आप इसको अप्लाई किस तरीके से करते हैं अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट में करता हूं। तो इसके अंदर हम 3 चीज़ें आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉप्स और फिर हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, कंपोनेंट्स में आपको बता देता हूँ कि कल मैंने आपको थोड़ा सा कंपोनेंट्स का एक ओवरव्यू दिया था कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं एक्चुअली। तो कंपोनेंट्स एक्चुअली दोबारा मैं आपको बता दूँ कि कंपोनेंट्स एक्चुअली ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके कंपोनेंट हमें कहाँ पे हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक पेज है, उस पेज के ऊपर आपके पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपके मल्टीपल पेजेस के अंदर या फिर सेम पेज के अंदर मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो उन एलिमेंट्स को रीयूज करने के लिए आपका एक सबसे बेहतर अप्रोच ये होती है कि आप उसको कंपोनेंट्स के अंदर बनाएं और कंपोनेंट्स को आप यूज करें। ठीक है, कंपोनेंट्स कहने में तो सिर्फ कंपोनेंट्स होते हैं वो, लेकिन वो एक आपकी फाइल होती है, अलग सेपरेट फाइल होती है कंपोनेंट की। वैसे कंपोनेंट आपके एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स भी आपके बन जाते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप हर कंपोनेंट को अपनी सेपरेट फाइल के अंदर आप मैनेज करें। ठीक है, अच्छा, कंपोनेंट्स को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं, जिसमें से एक रूल आपका कंपोनेंट्स को बनाने के लिए ये होता है कि आपके कंपोनेंट को जब आप बनाते हैं तो उसका कंपोनेंट का जो आप नाम रखते हैं, ठीक है, वो नाम आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, ये आपका कंपोनेंट बनाने का पहला रूल है जो कि आपको फॉलो करना होता है कंपोनेंट बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं ऐप का एक कंपोनेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं फंक्शन के अंदर, जो कि रिएक्ट जैसे हमें डिफॉल्ट में एक कंपोनेंट बनाकर दिया है ऐप के नाम से। ठीक है, तो आप ये ऐप को जो देख रहे हैं इसके अंदर ये आपका एक कंपोनेंट है जो कि रिएक्ट जैसे बनाया है आपके इसको यूज करने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो ये जो आपका कंपोनेंट है ऐप का, तो इसके अंदर भी आप ये नोटिस करेंगे कि जो आपका कंपोनेंट का नाम है वो स्टार्ट में फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल है। ठीक है, तो ये इसका पहला रूल है जो कि आपको कंपोनेंट के अंदर फॉलो करना होता है। ठीक है, अच्छा, अभी इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अभी इसके अंदर मैं ये करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपका ये पूरा प्रोजेक्ट ये पूरा कोड मैंने आपका यहाँ से रिमूव कर दिया। तो अब हमारा ये वाला जो कोड है ये हमारा बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल आपको कोई एक वेबसाइट बनानी है, जिसके अंदर मैं आपको अगर कोई एक वेबसाइट का अगर यहाँ पे टेम्पलेट निकाल के दिखाऊं, तो इस तरह के आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स आपकी वेबसाइट के अंदर आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सर्च करते हैं behance.net। ठीक है, behance.net के ऊपर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स के जो है वो टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप यहाँ पे सर्च करते हैं फॉर एग्जांपल वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जैसे ये ई कॉमर्स वेबसाइट आपने यहाँ पे सर्च किया और इसके अंदर मैं आपकी एक ये वाली वेबसाइट में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और फॉर एग्जांपल आपको इस तरह की वेबसाइट आपको अपने रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर बनानी है। ठीक है, तो ये आप किस तरह से बनाएंगे, ये बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट को देखना होगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं और वो किस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वेबसाइट को थोड़ा सा गो थ्रू करूँ और थोड़ा सा ओवरव्यू में इस वेबसाइट का देखूँ, तो इसके अंदर आपको एक तो ये चीज़ नज़र आएगी कि अगर आप इसके लेआउट को देखें तो इसके अंदर आपकी वेबसाइट के अंदर एक आपके पास ये टॉप बार आ रहा है। ठीक है, ये जो टॉप बार आपके पास आ रहा है, इस टॉप बार के अंदर भी आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, मल्टीपल एलिमेंट्स आपके पास कैसे हैं कि आपके पास ये एलिमेंट है जिसके अंदर डिफॉल्ट मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ।
ये आपको डिफॉल्ट वेलकम मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर इसके बाद ईमेल और इसके बाद हॉटलाइन, ठीक है। तो इस तरह के आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स यहाँ पे बने हुए हैं। और इसी तरह से आपके पास एक ये राइट साइड का एक ये एरिया बना हुआ है जिसके अंदर आपके पास आपकी करेंसी का ड्रॉप डाउन आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। अच्छा, आपकी करेंसी का ड्रॉप डाउन आ रहा है, फिर इसके बाद आपकी लैंग्वेज का ड्रॉप डाउन आ रहा है, ठीक है। तो एक ये कंपोनेंट आपका, आप इसका एक ये अलग कंपोनेंट आपका आप इसका बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये वाला पार्ट अगर आपको कहीं और यूज करना है, फॉर एग्जांपल अगर फुटर वगैरह में यूज करना है या फिर अपनी वेबसाइट के अंदर ही किसी और जगह पे यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस पूरे कोड को, आपका इस पूरे ब्लॉक को आप एक कंपोनेंट के अंदर बना सकते हैं और उसको आप मल्टीपल टाइम्स पे रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट का एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट है कि आप उसको रीयूज करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है कंपोनेंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पे और ज्यादा इसको गो थ्रू करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक आपको इसका हेडर नजर आता है, ठीक है। इस हेडर के अंदर आपके पास एक लोगो यहाँ पे लगा हुआ है और लोगो के बाद आपके पास यहाँ पे एक इसका सर्च बार लगा हुआ है। अच्छा, अब आपके पास फॉर एग्जांपल ये सर्च बार जैसे आ रहा है, ये सर्च बार आपके पास काफी सारी जगहों पे हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने सर्च बार यहाँ पे हेडर पे लगा दिया। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल यूजर किसी ऐसे पेज के ऊपर जाता है जहाँ पे आपको 404 का एरर आता है या फिर आप वहाँ पे उसका सर्च बार आप देना चाहें, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसी सेम कंपोनेंट को आप उस 404 कंपोनेंट के अंदर आप कहीं पे भी अगर आप इसको एक अलग कंपोनेंट बनाते हैं तो आप इस सर्च बार को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना होगा कि उस कंपोनेंट को आपको कॉल करवा के उसको यूज करना होगा, आपको वो कोड बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा अपनी अलग अलग फाइल्स के अंदर, ठीक है। तो कंपोनेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको जो कोड की रीयूजेबिलिटी है वो आपकी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जिससे आपका काम काफी ज्यादा बढ़ जाता है, काफी ज्यादा काम आपका कम हो जाता है जो कि आप ज्यादा काम कर रहे होते हैं अगर आप कंपोनेंट को यूज नहीं करें तो, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट को हम एक्चुअली बनाते कैसे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा मैं एक लेआउट बना देता हूँ। छोटा सा लेआउट मतलब ये पूरा पेज में ऑब्वियसली मैं नहीं बनाऊंगा, मैं सिंपल आपको ये करके दिखा देता हूँ कि आपके पास यहाँ पे एक हेडर बना के फिर उसको मल्टीपल पेजेस के ऊपर यूज करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरीके से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो मुझे यहाँ पे मैसेज करके पूछ लें ताकि मैं आपको ये दोबारा समझा दूं, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर इसकी क्रिएशन भी समझ में नहीं आएगी आप लोगों को। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं अब चलता हूँ अपनी कोडिंग साइट की तरफ। अच्छा, कोडिंग साइट की तरफ जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आपको जैसे हमने यहाँ पर अपना पूरा कोड यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक जो है वो डिव है जो कि यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है, ठीक है। ओके, अच्छा, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि आपके पास ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा, एक जैसे कि यहाँ पे आपके पास डिव है, ये डिव आपको यहाँ पे शो हो रही है। फिर इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर अगर मुझे एक कंपोनेंट बनाना है तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक सबसे पहले अपनी एक फाइल बनाता हूँ। तो फाइल बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं जाऊँगा अपनी एसआरसी के फोल्डर के अंदर। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ। न्यू फोल्डर के अंदर मैं करता हूँ पेजेस के नाम से एक डायरेक्टरी बनाई। एसआरसी के अंदर मैंने एक नई डायरेक्टरी बनाई पेजेस के नाम से। फिर इस पेजेस के अंदर मैंने एक फाइल बनाई। इस फाइल का मैं नाम रख देता हूँ home.js, ठीक है। जेएस मैंने इसलिए रखा है ताकि ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसकी ये दो फाइल्स हो गई हैं। एक हो गई हमारे पास app.js और एक फाइल हमारे पास हो गई है home.js, ठीक है। तो ये दो फाइल्स हमारे पास यहाँ पर इसकी आ गई हैं। अच्छा, home.js के अंदर भी कंपोनेंट बनाने का जो सिंपल स्टाइल है वो आपका यही होता है कि आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, आप एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन को आप नाम दे देते हैं होम, ठीक है। इसके अंदर आपको डॉट जेएस लगाने की जरूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ होम करना होता है, ठीक है। फिर आप इसको करते हैं यहाँ पे इस तरीके से, आप इस फंक्शन को अपना ओपन करते हैं और फिर यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद इस तरीके से करने के बाद आप क्या करते हैं, इसको यहाँ पे आप रिटर्न करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप लोगों को इसके हवाले से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो तो आप इसको यहाँ पर भी जाके देख सकते हैं कि इस रिएक्ट जेएस ने किस तरह से इसको यूज़ किया है, ठीक है। तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल अब आप इसको अगर यहाँ पे रिटर्न करवाते हैं तो रिटर्न करवाने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी इस तरह से लिख देता हूँ कि वेलकम टू माई होम पेज, ठीक है, वेलकम टू माई ई कॉमर्स स्टोर।
ठीक है। अच्छा, ये तो आपने बना दिया, एक फंक्शन आपने बना दिया, लेकिन इस फंक्शन को जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इस फंक्शन को किसी और जगह पे यूज़ करना है तो उसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना होगा, ठीक है। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसको यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है आपको, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना ज़रूरी होगा, ठीक है, वरना आप उसको वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट करता हूँ, इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम, ठीक है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट किया अपने इस फंक्शन को। अच्छा, फंक्शन बनाने का तरीका जो है वो आपका इस तरीके से होता है कि आप सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन, फिर उसके बाद आप इसको यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम देने के बाद आप यहाँ पे इसको रिटर्न करवाते हैं, जो भी आपका इस फंक्शन के अंदर जो भी आपका कंटेंट होगा, ठीक है, उसको आप यहाँ पे इस तरीके से रिटर्न करवाते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट हम क्यों करते हैं, एक्सपोर्ट करने की वजह ये होती है कि आप इसको दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर आप इसको इंपोर्ट कर सकें, ठीक है। अगर आप यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर इसको इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो एक्सपोर्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, फिर इसके बाद आप जब यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर जाने के बाद आपके पास एक फाइल है, उस फाइल का नाम है आपके पास app.js। फॉर एग्जांपल आपके पास इस ऐप के अंदर आपको वो कंपोनेंट आपको यहाँ पे यूज़ करना है, तो उसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वो कंपोनेंट यहाँ पे कॉल करवाना होगा। कंपोनेंट का नाम आपका क्या है, कंपोनेंट का नाम है आपका होम, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे कंपोनेंट का नाम होम लिखा, तो आप यहाँ पे अगर नोटिस करें तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा सबसे पहले लेस देन का साइन, ठीक है, फिर उसके बाद कंपोनेंट का नाम मैंने स्टार्ट किया। तो ये VS कोड हमें हेल्प कर रहा है कि हमारा कंपोनेंट का नाम जो है वो हम यहाँ पे इस तरीके से चूज कर सकें। अच्छा, जब हम VS कोड की मदद से इसको चूज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारा इंपोर्ट भी यहाँ पे क्रिएट कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको होम करता हूँ, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो इसने यहाँ पे होम को यहाँ पे इसने इंपोर्ट कर दिया ऑटोमेटिकली, जो कि कहाँ पर हमारा पड़ा हुआ है, होम की फाइल कहाँ पे है हमारी, वो है हमारी पेजेस के अंदर, ठीक है। ये आपको नजर आ जाएगा, अगर आप होम के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको नजर आ जाएगा पेजेस के अंदर हमारे पास होम की फाइल है, जिसको इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अगर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इंपोर्ट नहीं करे तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे मैनुअली भी इसको इंपोर्ट का कोड अपना यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि जो आप यहाँ पे नाम यूज़ कर रहे हैं ये नाम सेम होना चाहिए जो कि आप नाम यहाँ पर और यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपके सेम होने चाहिए। इन दोनों नाम के अंदर अगर डिफरेंस हुआ तो फिर ये एक्सपोर्ट नहीं करेगा, यहीं पे ये आपको एरर दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं होम को H की जगह H कर देता हूँ तो यहाँ पे ये एरर दे देगा कि इसको, आपको यहाँ पे अगर रेड लाइन नज़र आ रही है तो यहाँ पे आपको एरर दे देगा कि इसको ये होम नहीं मिल रहा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। और इसके अंदर आप जो है आपको होम एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, जैसा आपने ऊपर लिखा है होम। बस यहाँ पे आपको फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आपको सिंपल आपको होम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपका जो भी कंपोनेंट आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पर इसी तरीके से इंपोर्ट करना पड़ेगा। होम की स्पेलिंग वगैरह आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे यूज़ करी है, ओके। अच्छा, फिर इसके बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि ये होम आपको कहाँ से इंपोर्ट करना है, मतलब आपको ये कंपोनेंट, होम का कंपोनेंट आपको कौन सी जगह से इंपोर्ट करना है। आपको जो इंपोर्ट करना है, फॉर एग्जांपल ये कंपोनेंट आपका रखा हुआ है, वो रखा हुआ है आपका पेजेस की डायरेक्टरी के अंदर, जो कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे पेजेस की डायरेक्टरी यहाँ पे नजर आ जाएगी, ठीक है। पेजेस की डायरेक्टरी के अंदर home.js की आपके पास फाइल रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं यहाँ पे आपको होम यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आप ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आप डायरेक्टली VS कोड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये डायरेक्टली आपकी फाइल्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ मैं इसके अंदर आपको और बता दूँ जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर आती है। मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस भी आपको साथ साथ बताते जा रहा हूँ। तो उसकी वजह ये है कि जब हम प्रोफेशनली काम करते हैं तो उसके अंदर आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस का ख्याल करना होता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस आपकी क्या होती है, ठीक है। अच्छा, एक तो इसके अंदर बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप कंपोनेंट के नाम को जो है वो आप कैपिटल लेटर के साथ यूज़ करें और अपने कोड को फॉर्मेट करके लेके चलें, ठीक है। और इसकी एक बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप जो भी यहाँ पर चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं वो नीचे यूज़ होनी चाहिए,
मतलब जो भी फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे होम यूज किया है तो वो यहाँ पे नीचे यूज होना चाहिए, अदरवाइज वो आपका अनयूज प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपकी फाइल्स को हैवी कर देती हैं और वो आपकी फाइल्स को जो है वो लोड कर रही होती हैं डिपेंडेंसीज को। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे नजर आएगा लोगो, ठीक है, लोगो डॉट एसवीजी आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। तो ये आपको अगर यहाँ नोटिस करें तो यहाँ पे ये डिम फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको नोटिस करें और इसको नोटिस करें तो ये लोगो वाली जो लाइन है आपकी ये थोड़ी सी आपको डिम लगेगी। उसकी वजह ये है कि लोगो हमने यहाँ पे यूज नहीं किया नीचे, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये इसको या तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूं या तो अगर मुझे इसकी ज़रूरत है तो मैं नीचे इसको यूज़ कर लूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये भी पता चल जाता है कि जो आपके अनयूज कंपोनेंट्स हैं या अनयूज फाइल्स हैं जो ऊपर इंपोर्ट हो रही हैं उनको भी आप जो है वो ऊपर से रिमूव कर सकते हैं बहुत ईजिली, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे होम का कंपोनेंट यहाँ पे ऐड किया। होम का कंपोनेंट ऐड करने के बाद मैं जब अपने रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर जाता हूँ तो आपको यहाँ पे नजर आएगा वेलकम टू माय ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये नजर आएगा वेलकम टू माय ई कॉमर्स स्टोर, जो कि कहाँ से आ रहा है मेरा, ये मेरा आ रहा है home.js के अंदर से, ठीक है। ऐप के अंदर आपको इसका कंटेंट नहीं मिलेगा यहाँ पे, जबकि हमने नहीं लिखा हुआ वेलकम टू माय ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है। ये हमने कहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमने लिखा हुआ है अपने सेपरेट कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे, ये मेरा होम आ रहा है, ठीक है। अब इस होम के अंदर मुझे क्या करना है, इस होम के अंदर मुझे अपने मल्टीपल कंपोनेंट्स चाहिए, ठीक है। अगर मैं अपने इस लेआउट को देखूं, मतलब ये आप समझे कि अभी से हमने अपने प्रोजेक्ट बेस्ड लेवल के ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया है, तो उसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी हेल्प होगी समझने में कि ये किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो या फिर आप लोगों को ये लगे कि हम थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। जी सजाद भाई, आपका कोई क्वेश्चन है, पूछें प्लीज। जी जी अवैस भाई, अभी प्लीज वो वाली फाइल खुलते हैं, हमारी जो इसकी नोड डॉट जेएस वाली फाइल है। अच्छा, इसमें हमने एक बेसिकली एक एलिमेंट जो है उसको एक्सपोर्ट किया अपने ऐप डॉट जेएस की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। ऐप डॉट जेएस पे प्लीज जाते हैं। हाँ, इसमें हमने एक जो है वो क्लास और एलिमेंट जो है वो क्रिएट किया है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर बिलफर्स, अगर ये मैंने होम किया है और इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं मजीद कुछ और चीजें ऐड करना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ जिस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर करते हैं। मैं उसी की तरफ जा रहा था एक्चुअली। सॉरी 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 मेरा सॉरी। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक वही था जो मैं आपको बता रहा था। तो ओके ओके, जो वेबसाइट का टेम्पलेट मैंने ओपन किया है यहाँ पे, तो इसका मेन रीज़न यही है कि मैं आपको ये बता सकूं कि कंपोनेंट्स को आप रीयूज़ कैसे करते हैं और एक फाइल के अंदर आप मल्टीपल कंपोनेंट्स को आप कैसे यूज़ करते हैं। तो ये मैं आपको अभी अभी बता रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ये एक ई कॉमर्स, आपके पास यहाँ पे ये एक ई कॉमर्स की फाइल है, ठीक है। ई कॉमर्स स्टोर की एक यहाँ पे का एक डिज़ाइन है आपके पास, और इस डिज़ाइन के अंदर अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे आपके पास एक हेडर आ रहा है और यहाँ पे आपके पास एक ये टॉप बार आ रही है, ठीक है। फिर इस टॉप बार के अंदर अगर आप नीचे जाएं तो यहाँ पे आपके पास एक ऑल कैटेगरीज का भी एक ऑप्शन आ रहा है, फिर ऑल कैटेगरीज के बाद यहाँ पे आपके पास ये मेन्यू भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये सारे वो कंपोनेंट्स हैं, हेडर, ऑल कैटेगरीज और ये मेन्यू, ये सारे वो कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको ऑलमोस्ट हर पेज के ऊपर चाहिए होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेजेस के अंदर मल्टीपल प्लेसमेंट के साथ चाहिए हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये टॉप पर ही आ रहा हो सकता है आपको ये कहीं पे नीचे भी एम्बेड करना पड़े अपने डिज़ाइन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे अपने ये मेन्यू लगाने हैं, ठीक है, ये वाले मेन्यू जो है वो आपको यहाँ पे नीचे लगाने हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप सिंपल इसको ऐसे करते हैं कि आप इसको मल्टीपल कंपोनेंट्स, आप अपने इसको एक कंपोनेंट बना के आप मल्टीपल प्लेसमेंट के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकली अगर हम इसको देखें तो प्रैक्टिकली अगर हम इसको देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी एक होम की फाइल है, ठीक है। अच्छा, इस होम की फाइल के अंदर यहाँ पे अगर मैं इसको इस लेआउट को यहाँ पे स्ट्रक्चर देना चाहूँ तो वो मैं किस तरह से दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ रिटर्न के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट मैंने इस वजह से लगाया ताकि मैं अपना पूरा लेआउट यहाँ पे क्रिएट कर सकूँ, ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ, डायरेक्टली मैं ऐसे लिखता हूँ तो इसका ये मतलब होता है कि मैं सिर्फ एक टैग में यहाँ पे दे सकता हूँ, मैं मल्टीपल टैग यहाँ पे इस तरह से नहीं दे सकता। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे ब्रैकेट लगाया। अगर इवन कि अगर मैं यहाँ पर भी इसको रिमूव करके अगर मैं यहाँ पे एक और डिव लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली ब्रैकेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से इसने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किया है। हो सकता है ये आपके पास नहीं करे क्योंकि मैंने अपने पास कुछ इस तरह की चीज़ें मैंने अपने पास इंस्टॉल करी हुई हैं जिसकी वजह से ये मेरे कोड को ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर देता है, ठीक है। हो सकता है ये फॉर्मेट आपके पास ऑटोमेटिकली नहीं हो, तो वो मैं आपको इन फ्यूचर बाद में बताऊंगा, हो सकता है नेक्स्ट क्लास के अंदर, कि वो किस तरह से कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको ये बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे
अपना ये लेआउट क्रिएट करना है, तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? आपको सबसे पहले चाहिए टॉप बार, ओके। आपको सबसे पहले चाहिए टॉप बार, टॉप बार के बाद आपको चाहिए हेडर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी एक डिव बना देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ क्लास नेम टॉप बार, या फिर मैं इसको आईडी भी दे सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं पूरा कंटेंट क्रिएट करने के बजाय यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ डिव, या सिंपल में लिख देता हूँ दिस इज माय टॉप बार, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये टॉप बार। इसको सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि लेआउट कैसे बनता है, पूरा सीएसएस बना के मैं आपको नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये हमारी एचटीएमएल सीएसएस की क्लास नहीं है, ये हमारी रिएक्ट जेएस की क्लास है। तो आई होप कि आप लोगों को एचटीएमएल सीएसएस थोड़ी बहुत आती होगी या बेसिक्स आपको पता होगी, ठीक है। अच्छा, जैसे ये टॉप बार आ रही है, अब टॉप बार के बाद आपको चाहिए हेडर, ठीक है। हेडर आपको चाहिए, हेडर के अंदर आपका आपका आ रहा है हेडर की मैंने एक आईडी दी हेडर, ठीक है, दिस इज माय हेडर, ठीक है। फिर इसके बाद आप जब नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद आपके पास यहाँ पे एक आपके पास एक बार आ रही है, वो बार है आपके पास मेन्यू की। यहाँ पे मैं आपके पास एक और आईडी इसको दे देता हूँ, मेन्यू बार, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे और नीचे जाता हूँ, तो और नीचे जाने के बाद मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, इसके अंदर मैं देता हूँ डिव आईडी कंटेंट, फिर इसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ डिव आईडी कैटेगरी मेन्यू, ठीक है। एक और मैंने यहाँ पे बनाया, इसको मैंने बता दिया डिव आईडी, सॉरी, अच्छा एक और मैंने यहाँ पे बनाया, इसको मैंने बता दिया बैनर्स। अच्छा, आप ये नोटिस करें मैंने इन सबको आईडी दी है, आईडी मैंने इस वजह से दी है क्योंकि ये हमारी यूनिक है, जो कि हमारा एक पेज पे हेडर आपका एक ही होता है, एक पेज पे मल्टीपल हेडर्स आपके नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आप ये नोटिस करें तो मैंने मेन्यू को भी मैंने आईडी दी है क्योंकि मेन्यू भी हमारा एक है। आप चाहें तो इसको क्लास नेम के अंदर स्विच कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, HTML के अंदर इसको क्लास कहते हैं और रिएक्ट जेएस के अंदर इसको क्लास नेम कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्लास नेम के साथ यहाँ पे लिखेंगे, क्लास के साथ आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आप यहाँ पे नोटिस करें तो मैंने यहाँ पे एक कंटेंट बनाया है, कंटेंट के बाद मैंने यहाँ पे एक कैटेगरी मेन्यू बनाया है, जो कि कैटेगरी मेन्यू और एक बैनर एरिया, ये मेरा कैटेगरी मेन्यू है, ठीक है। फिर इसके बाद मेरा आ गया ये एक बैनर का एरिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसको मैं ये कर सकता हूँ कि ये जो मेरे सारे रीयूजेबल आइटम्स हैं, जो कि मेरे तकरीबन हर पेज के ऊपर यूज़ होने हैं, इनको मैं एक हर पेज हर सेक्शन को मैं अलग अलग कंपोनेंट में बना सकता हूँ, ठीक है। कंपोनेंट बनाने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस इसकी ये होती है कि आप पेजेस की डायरेक्टरी के बाहर यहाँ पर आप एक डायरेक्टरी और बना दें, उसका नाम आप रख दें कंपोनेंट्स, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूँ, वरना आप चाहें तो आप पेजेस के अंदर भी इसको मिक्स कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर आप कंपोनेंट भी रख सकते हैं, पेजेस भी रख सकते हैं, तो ये रिएक्ट जेएस आपको नहीं स्टॉप करता है, ठीक है, ये प्रिवेंट नहीं करता आपको। आप चाहें तो इसको इस तरह से फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस जो प्रोफेशनली हम काम करते हैं उसके लिए हम यहाँ पे कंपोनेंट्स की अलग डायरेक्टरी बनाते हैं और कंपोनेंट्स हमारे सारे यहाँ पर जाते हैं, ताकि आपका कोड जो है वो सेपरेट रहे, जो आपके रीयूजेबल कंपोनेंट्स है वो आपके अलग डायरेक्टरी में रहें और जो आपके पेजेस हैं वो आपके अलग डायरेक्टरी में रहें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको ये टॉप बार जो बनाया है, अब इस टॉप बार की यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ, टॉप बार, ठीक है, सॉरी टॉप बार डॉट जेएस, टॉप बार डॉट जेएस। अगेन सेम तरीका है इसको करने का, आप सिंपली यहाँ पे कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप इसका नाम रखें टॉप बार, ठीक है। टॉप बार को आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करवाएं और जो आपका टॉप बार का जो पूरा कंटेंट है उस कंटेंट को आप मूव कर दें इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से आप इसके अंदर पूरा मूव कर दें, या आप चाहें तो पूरी आईडी उठा के वहां पे मूव कर दें, इससे भी काम हो जाएगा आपका, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे टॉप बार हमारा था, तो टॉप बार को आईडी की जगह आपको यहाँ पे कंपोनेंट यूज करना है, तो सिंपल तरीका वही है जैसे आपने होम को यहाँ पे यूज किया था, इसी तरीके से आप टॉप बार को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेम तरीका आपका हेडर के लिए भी है,
टॉप बार को आप कॉपी करें और यहाँ पे आप हेडर की फाइल यहाँ पे बना दें। मैं चाहूँ तो आपको अलग अलग फाइल बना के भी बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए फिर हमारा टाइम थोड़ा सा वेस्ट होगा, तो इस वजह से मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्लियर हो जाए और लिखना आप लोगों को आ जाए। ठीक है, हेडर मैंने यहाँ पे बनाया और यहाँ पे मैंने दे दिया दिस इज माई हेडर। ठीक है, और यहाँ पे होम की जो फाइल है मेरी, इसके अंदर मैंने क्या किया कि हेडर को यहाँ से रिमूव करके मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने हेडर लगा दिया। ठीक है, अच्छा ये हेडर के अंदर एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हेडर यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ हुआ। तो हेडर को इंपोर्ट करने के लिए मैं सिंपली इसके ऑप्शन से मैं चूज कर लेता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली हेडर को इंपोर्ट भी कर देगा यहाँ पे। ठीक है, सेम तरीका आपका मेन्यू बार के लिए भी है और सेम तरीका आपका कैटेगरी मेन्यू और बैनर्स एरिया के लिए भी है। अब आप यहाँ पे चाहें तो मल्टीपल टाइम्स इसको यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको हर पेज के ऊपर इसी तरीके से इंपोर्ट करके आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इवन कि आप चाहें तो इसको app.js के अंदर होम के यहाँ पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे टॉप बार लिखी और यहाँ पे आपने इसको इस तरह से यूज कर लिया। तो अब जाकर मैं अगर यहाँ पे अपनी फाइल यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे कुछ एरर दे रहा है। एरर ये क्या दे रहा है, एरर हम देख लेते हैं। एरर के अंदर आपको यहाँ पे नजर आएगा कि एलिमेंट टाइप इज इनवैलिड। ठीक है, अच्छा ओके, तो ये एरर आपको दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी जो आईडीज हैं यहाँ पे ये हमने गलत तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करी है। इसका ये तरीका नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं कि टॉप बार की फाइल आपने बनाई और सॉरी हमने ये यहाँ पे ये असल में ये मिस्टेक करी थी कि टॉप बार के अंदर हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए थे। ठीक है, जो कि नहीं आना। ठीक है, इसको रिफ्रेश किया मैंने। ये एरर आना बड़ा कॉमन है असल में, जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो एरर के बगैर डेवलपमेंट होती नहीं है आपकी कोई। तो यहाँ पे हमने इसको किया टॉप बार होम, होम की फाइल हमारे पास यहाँ पर आ रही है। यहाँ पे हमारे पास टॉप बार आ गया। हेडर को मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। ओके, टॉप बार अच्छा, अभी मुझसे कह रहे हैं नो फाइल्स मैचिंग। अच्छा, ये एरर्स आपको यहाँ पे, इसकी अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पे ये एरर्स इस तरह से बता देता है, तो इससे आपको ये काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि ये एरर जो है वो इसको क्या मसला क्या आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ये मुझसे कह रहा है कि टॉप बार की फाइल हमने यहाँ पे लगाई हुई है लेकिन वो उसको मिल नहीं रही। ठीक है, अच्छा app.js के अंदर हम गए, इसके अंदर हमने बताया होम, होम के अंदर हमने बताया कंपोनेंट्स टॉप बार। ओ सॉरी, ठीक है, दिस इज माई टॉप बार यहाँ पर आ गया। समटाइम्स जब आप इसको इसके ऑटोमेटिकली टूल्स के साथ जब आप इसको यूज करते हैं तो इस तरह की मिस्टेक्स आपके पास आ जाती हैं कि समटाइम्स ये आपको इस तरह से यहाँ पे ऐड कर देता है, जो कि आपको खुद पता चलना चाहिए कि आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, जब तक आपको इन चीज़ों का नहीं पता चलेगा कि कोई जो मिस्टेक्स आप यहाँ पे कर रहे हैं उसके लिए आपको ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने फंक्शन लगा दिया था। ठीक है, जबकि यहाँ पे इसको फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। सही है, तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी कि इस तरह की चीज़ें जब यहाँ पे आपके पास कोई इस तरह के इश्यूज आए तो आप उन लोगों को खुद ही आइडेंटिफाई कर लें कि वो क्या इश्यूज हैं और क्यों वो इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। अच्छा, टॉप बार यहाँ पे हमने लगा दिया। टॉप बार लगाने के बाद हमने यहाँ पे इस तरह से मेन्यू भी लगा दिया। ठीक है, ठीक है, ये हमारा टॉप बार यहाँ पर आ गया। अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो टॉप बार को हमने यहाँ पे ऐड किया अपने होम के कंपोनेंट के अंदर। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे टॉप बार यहाँ पर आ गया। अच्छा, टॉप बार अब ये कहाँ से आ रहा है, ये टॉप बार आ रहा है हमारा कंपोनेंट के अंदर से। ठीक है, तो ये कंपोनेंट को आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे टॉप बार को आप रिपीट भी कर दें तो ये उतने ज़्यादा टॉप बार आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह के जो लेआउट्स आपके पास होते हैं वो आप इजीली इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं कि आप ये टॉप बार यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको टॉप बार चाहिए या आपको मेन्यू चाहिए या फिर आपको कोई कैटेगरीज चाहिए, तो आप इस तरीके से आप उनको रीयूज कर सकते हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है,
तो आई होप कि आप लोगों को ये कंपोनेंट्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके अंदर जस्ट ये मेक श्योर करिएगा कि जैसा कि मैंने अभी मिस्टेक करी थी तो ये मिस्टेक आप लोग नहीं करें। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाए हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है। तो समटाइम्स अगर आप इसको ऑटोमेटिकली टूल्स के साथ आप इसको यूज़ करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो बेहतर ये है कि आप इसको प्रॉपरली देख कर आप इसको यूज़ करें और इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए आप जो है वो मैनुअली इसको टाइप करें ताकि आपको पता चले कि फंक्शंस